सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता आज पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और बता देते हैं। जैव विविधता, उससे पहले करते हैं जैव विविधता पर जैव विविधता संरक्षण लिखिए, एक टॉपिक लिखिए, 2 मिनट में हो जाएगा। कल हमने पढ़ाया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ है भाई? जापान में। मॉन्ट्रियल कहाँ है भाई? कनाडा में। झा जी आ गए हैं? कल आपका नाम ले रहे थे, झा जी कहाँ चले गए क्लास से उठ के? भैया सुनिए, कनाडा में है मॉन्ट्रियल। किगाली कहाँ है? रवांडा में। किगाली और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? किगाली और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। और क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है? जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ? पेरिस समझौता कब हुआ? 2015 में, 1915 में नहीं। अच्छा, जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, कब बना? 1997 में। कब लागू हुआ? 2005 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1887 में, 1987 में। कब लागू हुआ? 1989 में। अच्छा, किगाली प्रोटोकॉल कब आया? 2016 में। कब लागू हुआ? सब याद हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 1997। कब लागू हुआ? 2005। किगाली प्रोटोकॉल कब आया? 2016। कब लागू हुआ? 2019। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987। लागू हुआ? 89। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। किगाली कहाँ है? रवांडा की राजधानी। क्योटो कहाँ है? जापान में। क्योटो कहाँ है? जापान में। अगला प्रश्न बताइए, चलिए बताइए, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभावी गैस कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रभावी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है? धान के खेत और गाय के गोबर से, भैंस के गोबर, गाय भैंस के गोबर से। चलिए बताइए आप लोग, ये इतना कल पढ़ाया था। अच्छा, और कुछ, कितनी ऊंचाई पे मिलता है अल्पाइन वनस्पति? अल्पाइन वनस्पति 3600 और 3800। चलिए बताइए, पश्चिमी घाट में ज्यादा घना वन मिलेगा कि पूर्वी घाट में? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में। अरे हिमालय समझ रहे हो? हम बोले पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट, हम हिमालय नहीं बोले हैं, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। हम जानते थे कि यहाँ गड़बड़ाओगे तुम लोग। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा वन कहाँ मिलेगा? पश्चिमी घाट में। अब बताओ, पूर्वी हिमालय में ज्यादा वन मिलेगा कि पश्चिमी हिमालय में? काहे मिलेगा भाई? क्योंकि पूर्वी हिमालय में ज्यादा वर्षा, ज्यादा तापमान, ज्यादा ऊंचाई पर वन कहाँ मिलेगा? पश्चिमी हिमालय में कि पूर्वी हिमालय में? पूर्वी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में कितने ऊंचाई तक मिलेगा सदाबहार वन? हिमालय में कितनी ऊंचाई तक मिलेगा सदाबहार वन? 2000 मीटर की ऊंचाई पर। चलिए, मरुस्थलीय वन को पॉपुलरली यानी कॉमनली किस नाम से जानते हैं? जेरोफाइट। मरुस्थलीय पौधों को किस नाम से जानते हैं? जेरोफाइट। जेरोफाइट कब करते हैं प्रकाश संश्लेषण? रात को कि दिन को? रात को करते हैं। चलिए, उनके पत्ते कांटे में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं भाई? क्योंकि पानी की कमी होती है। सबको याद है ना? चलिए, सब तो याद कर लिए। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल पर एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम क्या है? टोडा और कोटा। नीलगिरी पर जो जनजाति निवास करता है उसका नाम क्या है? टोडा और कोटा। टोडा और कोटा। अगला पॉइंट, चलिए हो गया काफी। अच्छा, ये बताओ, गुजर बकरवाल जनजाति कहाँ निवास करती है? गुजर बकरवाल हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, चलिए कुछ और सवाल पूछ लें। चलिए बताइए आप, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड किस प्रकार के जंगल में मिलेंगे? सदाबहार। सदाबहार जंगल में मिलेंगे। सागवान और सखुआ कहाँ मिलेंगे? पतझड़ वाले वन में मिलेंगे। पतझड़ वाले वन में मिलेंगे। चलिए बताइए, मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज्यादा किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जंगल को क्या बोलते हैं? सुंदरवन। पश्चिम बंगाल के जंगल को सुंदरवन। चलिए, सब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कितने हैं? 2। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? 2। कौन कौन? पश्चिमी घाट,
और पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट कहते हैं। अगला पॉइंट है ये, अगला पॉइंट बताइए आप लोग। अधिकतम वर्षा, वर्षा का जो स्थान है ये बताया नहीं था, बताइए आप कितनी है। मासी राम चेरा पूछे, वर्षा का स्थान कितनी ऊंचाई तक अधिकतम होता है? वर्षा कितनी ऊंचाई तक होती है? वर्षा 5000 मीटर की ऊंचाई तक मैक्सिमम होती है। अच्छा बताइए किस मंडल में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? क्षोभ मंडल में। चलिए बताइए सबसे कम तापमान वाला मंडल कौन सा है? वायुमंडल की परतों में सबसे कम तापमान किस मंडल में? मध्य मंडल में। और सबसे ज्यादा तापमान बाह्य मंडल में। वायुमंडल का सबसे ज्यादा तापमान बाहरी मंडल में, सबसे कम तापमान मध्य मंडल में। प्रकृति संबंधी सारी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। वायुयान कहाँ उड़ते हैं? संताप मंडल में। नॉक्टिल्यूसेंट बादल कहाँ बनता है? मध्य मंडल में। बताए थे उस दिन, नॉक्टिल्यूसेंट बादल कहाँ बनता है? मध्य मंडल में। और मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहाँ बनता है? समताप मंडल में। ये सब याद रखिए। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 6.4 डिग्री। भाई कितने मीटर के ऊंच, क्या ठीक तो है? आज चलो बताओ 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने मीटर पर? 1000 मीटर पर। चलिए जोजिला और नाथुला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला और नाथुला कहाँ है? सिक्किम। बुर्जिला और बुर्जिल दर्रा कहाँ है? सिप किला बड़ा लाचला कहाँ है? चलिए भारत में सबसे ज्यादा लैटेराइट मिट्टी किस राज्य में मिलता है? ये सब ईवीएस का सवाल है। भारत में सबसे ज्यादा लैटेराइट मिट्टी कहाँ मिलता है? केरल। भारत में सबसे ज्यादा लैटेराइट मिट्टी केरल। भारत में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी तमिलनाडु। भारत में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी तमिलनाडु। सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। कपास की खेती सबसे ज्यादा गुजरात। कपास की खेती सबसे ज्यादा गुजरात। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? फादर। ये सब ईवीएस का ही सवाल है, लेकिन आप इसको कॉपी में पहले भी हम पढ़ाए थे, लेकिन आपको याद है नहीं काली मिट्टी ज्यादा कहाँ? कोई गुजरात बोल रहा है, कोई महाराष्ट्र। लैटेराइट मिट्टी कहाँ ज्यादा? तो केरल तो कोई नहीं बोला है। अच्छा सबसे ज्यादा कपास की खेती गुजरात में। सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश। यूरेनियम सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। और कोयला सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़। चलिए जैव विविधता सुनिए, बायोडाइवर अब पढ़ा देते हैं। ये पूछताछ करने का मकसद ही था कि आपका लूप होल कहाँ है। ये सब हम कॉपी में से पूछ रहे थे, एक पॉइंट ऐसा नहीं था जो हम कॉपी से बाहर पूछ रहे थे। तो आपको अब जहाँ जहाँ कमी लग रहा है कॉपी याद कर लीजिए पहले। आज संख्या ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आज आंदोलन नहीं है। कल आंदोलन था तो कई लोग आंदोलन में चले गए। सही, अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से आपने उठाया। गांधी जी भी लाठी खाए, आप भी लाठी खाए। बस अंतर है कि हमारी अपनी सरकार है, वो विदेशी गोरों की सरकार थी। बस दिक्कत ये था कि हमारे अपनों ने मुझ पर लाठी बरसाया। हमें गम इस बात का नहीं है कि हमने लाठी खाया, गम इस बात का है कि जिसको मानते थे, है ना, उसने हम पर लाठी बरसाया। और नहीं फिल्म में एक डायलॉग है, कृष्णा वाला डायलॉग, कि भैया आपने जब हाथ, भाभी जी ने मुझे बोला तो मुझे अच्छा बुरा नहीं लगा, लेकिन जब आपने मुझे भला बुरा कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। वही बात था यहाँ कि भैया गोरे लाठी बरसाए तो बुरा नहीं लगा, लेकिन आप अपने थे, हम आपको चुन के भेजे थे और आप लाठी बरसाए। शांतिपूर्ण आंदोलन में हमें अच्छा नहीं लगा। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सबको रखने का अधिकार है। आप नोटिफिकेशन 15 बार चेंज किए, इससे पता चलता है कि शासन करने का आपको अकल नहीं है, किस तरीके से शासन किया जाता है। आप नालायक थे, किस तरह से जनता 20 साल आपको ढो लिया भगवान जानता है। चलिए जाने दीजिए। चलिए भैया, ये तो बिहार की जनता, अच्छी जनता, भोली भाली जनता, ऐसे नालायकों को भी 20 साल तक ढो लेती है। चलिए जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन पे हम बात करते हैं। सुनिए, कोई हम जानते हैं कि इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20 साल वाले शासक का सब जबरदस्त सपोर्टर होंगे और हमें अंदर अंदर गाली भी दे रहे होंगे कि बड़ा काबिल बनते हैं आप। चलिए जैव विविधता का संरक्षण सुनिए, जैव विविधता का संरक्षण
भैया करने के लिए पहली बार लिखिए 1992 में रियो डी जेनेरियो ये ब्राजील में है। रियो डी जेनेरियो कहाँ है बच्चा? ब्राजील में। भाई 1992 में, जाइए मत कहीं, अब तो पढ़ाई शुरू हो गया असली वाला, अभी तो नकली वाला चल रहा था इतना देरी। अच्छा, ये पूछताछ करने का फायदा होता है आपको? चलिए, हमारी कोशिश है कि आप सफल हो जाएं, हमारी कभी कोशिश नहीं होगी कि आप फेल हो जाएं। चलिए, तो रियो डी जेनेरियो पहले जानते हैं ब्राजील की पुरानी राजधानी भी थी। पहले ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो ही था। जैसे भारत की राजधानी पहले कलकत्ता था, उसी तरह बाद में दिल्ली हो गया, वैसे ही ब्राजील की पुरानी राजधानी रियो डी जेनेरियो और अभी राजधानी है ब्रासीलिया। अभी ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्रासीलिया। पहले इसकी राजधानी थी रियो डी जेनेरियो। आप जानते हैं 2016 वाला ओलंपिक भी यही हुआ था। 2016 का ओलंपिक यही हुआ था, जिसमें पीवी सिंधु ने जीता था सिल्वर। पीवी सिंधु हालांकि 2020 में भी जीत गई, पर इसमें ब्रॉन्ज मिला है इनको, लेकिन उसमें मिला था क्या? सिल्वर। तो भैया जैव विविधता पर संरक्षण के लिए पहली मीटिंग, दुनिया की पहली मीटिंग कहाँ की गई? रियो डी जेनेरियो में। लेकिन इसमें सब केवल नाश्ता पानी किए, अब बतियाए चल दिए, कुछ हुआ नहीं। इसी सम्मेलन को हम लोग पूछा जाए कि बायोडायवर्सिटी पर पहला सम्मेलन पूरे दुनिया में जैसे अभी तक पढ़ लिया हमको ओजोन के संरक्षण के लिए कौन कौन सा प्रोटोकॉल, अभी हम लोग पढ़ लिया कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण के लिए कौन कौन सा प्रोटोकॉल, ये सब पढ़ लिए ना जी, कल ही पढ़ा मैंने। और आज पढ़ रहे हैं कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए कौन कौन सा प्रयास किया गया। तो पहला प्रयास किया गया, लोग दुनिया में जुटे, पहली बार बायोडायवर्सिटी को भी बचाया जाए, उनके जीन को बचाया। बायोडायवर्सिटी का मतलब जेनेटिकल कंजर्वेशन होता है। मतलब कहीं भी अगर आपको मिल जाए शब्द बायोडायवर्सिटी, इसका मतलब उसमें जीन कंजर्वेशन होता है। मतलब जो असली उनके अंदर जो गुणसूत्र है, जिसके थ्रू उनका प्रजाति होता है, ये कौन कौन से प्रजाति के जीव हैं। कई प्रकार के जीव जंतु जिस जंगल में रहते हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे जिस जंगल में होते हैं, उसी को बोलते हैं जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। और बायोडायवर्सिटी के अंदर जितने प्रकार के जीव जंतु है, कोशिश की जाती है कि डायवर्सिटी बना रहे, इसीलिए उनके जीन का कंजर्वेशन किया जाता है। जेनेटिकल कंजर्वेशन की बात होती है, जहां जीन कंजर्वेशन की बात हो, गुणसूत्र के कंजर्वेशन की बात हो, कि विभिन्नता कम न हो, प्रजाति मिलके एक न हो जाए, इस पर ध्यान रखा जाता है। जिस जंगल में, जिस स्थान पर, उसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडायवर्सिटी में जेनेटिकल कंजर्वेशन के लिए, ताकि डायवर्सिटी इसी तरह का बना रहे। जितना ज्यादा डाइवर्स कंडीशन होगा, पर्यावरण उतना ही स्थायी होगा। ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा डाइवर्सिव कंडीशन होगा, पर्यावरण, वातावरण उतनी ही स्थायी होगी, और जितना कम डाइवर्सिटी होगा, उतना ही ज्यादा वो खत्म होने वाला और मिटने वाला हो जाएगा, समस्या हो जाएगी वहाँ। याद रखिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का टिकाऊ होना किस पर डिपेंड करता है? मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी पर, जैविक विविधता पर। जितने प्रकार के जीव जंतु होंगे, जितना टाइप के, जितना अधिक से अधिक प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, वो वातावरण, वो पारिस्थितिकी उतना ज्यादा स्थायी होगा। क्योंकि अगर 2-3 ही प्रकार के प्रजाति होंगे, तो ऐसे में वो प्रजाति, अगर मान लीजिए एक प्रजाति दूसरे पर डिपेंड है, अगर वो समाप्त होने लगी तो अपने आप दूसरा भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा, उतनी ही स्थायी पारितंत्र होगा, उतनी ही परमानेंट इकोसिस्टम होगा। तो मेरे भाई, जीव जंतुओं को बचाने के लिए, उनकी विविधता कायम रहे, उसको बचाने के लिए रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन किया गया, पर बात नहीं बनी। इसी सम्मेलन को विद्यार्थी जी पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसी सम्मेलन को क्या बोलते हैं? अर्थ समिट। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। रियो डी जेनेरियो में जलवायु पर भी बात की गई, क्लाइमेट पर भी बात किया गया, बायोडायवर्सिटी पर भी बात की गई। इसी सम्मेलन को बोलते हैं अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलते हैं भैया? अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। इसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट कहते हैं। वैसे बता दें कि फिर 5 साल के बाद ही, पता है ना आपको, 1997 में क्वेटो में मीटिंग हुआ था। 5 साल के बाद कहाँ मीटिंग हुआ? क्वेटो में मीटिंग हुआ। बताया ना कल की क्वेटो प्रोटोकॉल कब तैयार किया गया? क्वेटो प्रोटोकॉल कब तैयार किया गया? 1997 में। और विद्यार्थी जी, एक बहुत अच्छी बात बता दूं आप लोगों को कि 1997 में क्वेटो प्रोटोकॉल तैयार किया गया। उस वाली मीटिंग को पृथ्वी 2 सम्मेलन भी कहते हैं। पृथ्वी 2 सम्मेलन। पृथ्वी 1 सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। अब 5 साल के बाद जो पृथ्वी 2 सम्मेलन हुआ 1997 में, इसको पृथ्वी 2 सम्मेलन कहा जाता है। कहाँ हुआ था विद्यार्थी? क्वेटो। क्वेटो, मोदी जी बना रहे थे बनारस को कैसा?
क्वेटो जैसा। मोदी जी बोले थे कि हम बनारस को जापान के क्वेटो जैसा बना देंगे, यानी दोनों को सिस्टर सिटी घोषित किया गया था। जापान के क्वेटो और भारत के बनारस को क्या बनाया गया था? सिस्टर सिटी। और कहा गया था जैसा क्वेटो है वैसा ही हम बनारस को बना देंगे। नो डाउट जिस तरीके का बनारस था, आप देखे होंगे गली गुची का शहर, जहाँ पर कोई सिस्टम नहीं, गंदगी उतना ही ज़्यादा, उस शहर को मोदी जी ने जितना बदल दिया शायद इम्पॉसिबल था वो बात। सारी जितने भी तार वायरिंग थी बिजली की सब जमीन के अंदर कर दिए, जितनी गलियां थी उसको तोड़कर चौड़ी कर दिए। काशी विश्वनाथ के पास तो इतना ज़्यादा गैदरिंग था मकानों का, बिल्डिंग का, कि किसी को तोड़ पाना इम्पॉसिबल था। इनके हटाएं कैसे यहाँ से? और काशी विश्वनाथ को पूरा ग्राउंड बना दिया उन्होंने। मैं इस मामले में अब प्रधानमंत्री जी का, बहुत प्रधानमंत्री हुए पर कौन से प्रधानमंत्री का क्षेत्र इतना ज़्यादा बढ़िया बन गया? ऐसा कहते सर प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो बढ़िया ना होगा, तो यहाँ तो इतने प्रधानमंत्री हुए। वाजपेयी जी पता मत नहीं कहाँ से लड़े, नेहरू जी कहाँ से लड़े, लाल बहादुर शास्त्री भी लड़े, सब लड़े, लेकिन बनारस को रियली मोदी जी ने प्यार किया। अब बनारस को सच में बेहतर बना दिया है, अभी और बेहतर बनेगा। तो भैया रियल में बनारस की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। रायबरेली भी कहाँ बना दिया? अरे रायबरेली अभी तो है, सोनिया गांधी काहे ना बना देती हैं? ऐसा कुछ नहीं, रायबरेली के जाके देखिए ना, इतना पिछड़ा रायबरेली है कि रायबरेली कहाँ कुछ क्या है भैया? तो एनटीपीसी लग गया, खानदानों का रहा है वो रईसी, वो रायबरेली नहीं बन पाया। चलिए मैंने हुआ है रायबरेली में भी, लेकिन उतना ना हुआ जैसा बनारस में कर दिया मोदी जी ने। तो भैया 1970 मैं मोदी का सपोर्टर नहीं हूँ भाई, ये मत सोचना कि मैं लोकतांत्रिक आदमी हूँ, मैं सबकी बुराई करता रहता हूँ। चलिए 1997 में पृथ्वी 2 इसको बोला गया, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया, ग्रीन हाउस गैस को कम करने की बात की गई। पूछा जाए पृथ्वी फर्स्ट सम्मेलन में किसके संरक्षण की बात की गई? पृथ्वी 2 में किसको कम करने की बात की गई? ग्रीन हाउस गैस, और साथ में ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की बात की गई। और 5 साल के बाद फिर 5 साल जोड़ दो तो 2002 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, इसको पृथ्वी 3 सम्मेलन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी 3rd सम्मेलन। 3 गो पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया। 3 सम्मेलन का नाम भाई, 3 गो सम्मेलन का नाम दिया गया पृथ्वी। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल को कैसे लागू करवाया जाए उस पर बात हुआ भाई। पहला में जैव विविधता के संरक्षण पर बात हुई, दूसरा क्योटो में हुआ। क्योटो जापान में है और इसमें ग्रीन हाउस गैस कैसे कम किया जाए, विश्व का तापमान बढ़ रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर एक प्रोटोकॉल बना जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि क्योटो में तैयार हुआ था, लेकिन 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल बन तो गया था पर लागू नहीं हो पाया था। इसी पर बात हुआ पृथ्वी 3 सम्मेलन में। यानी पृथ्वी सम्मेलन के नाम से 3 गो सम्मेलन जाना जाता है। कौन कौन? 1992, 97, 2002, 55 साल जोड़ दीजिए। 92 में रियो डी जेनेरियो, 97 में क्योटो और 2002 में अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में। बताओ तुम लोग बोलो भाई, रियो डी जेनेरियो में किसकी बात की गई? जैव विविधता के संरक्षण की। भाई 1997 में पृथ्वी 2 सम्मेलन क्योटो में किसकी बात की गई? झाजी, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। और 2002 जोहान्सबर्ग में ग्रीन हाउस गैस को कैसे लागू किया जाए इस पर बात हुआ। इस पर कोई नई बात नहीं आई, कैसे ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल किया जाए। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इस पर बात हुई। और इसको लागू कब किया गया क्योटो प्रोटोकॉल को? 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल पर सभी लोगों ने साइन कब किया? 2005 में। यानी क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई हुआ, अभी उस पर काम नहीं होना शुरू हुआ। दुनिया के लोग मान लिए कि हमको इस पर काम करना है जी, पर कोई काम हम किया नहीं। क्लाइमेट समिट मुझे लगता है कि केवल छद में है, दिखावा है। वहाँ सब एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, लेकिन निकल जाने के बाद सुनो, क्लाइमेट पर होने वाले समिट केवल छद में है और दिखावा है। वो इसलिए छद में और दिखावा है विद्यार्थी, क्योंकि क्लाइमेट का जो समिट है ना, उस समिट में केवल लोग एक दूसरे हैं, जब मीटिंग से वापस आते हैं तो पूरे दुनिया 2 भागों में बढ़ जाती है, विकसित और विकासशील। जो विकसित देश हैं वो कहते हैं विकासशील देश धान के खेत में और गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, वही लोग ज़्यादा मीथेन और कोयला जला के बिजली पैदा करते हैं। विकासशील देशों में, ज़्यादातर देशों में कोयला से बिजली पैदा होता है। विकासशील देशों में, ज़्यादातर देशों में कोयला जला के उससे जो स्टीम बनता है, पानी को गर्म करते हैं, उससे जो भाप बनता है उससे टरबाइन चलाते हैं और बिजली बनाते हैं। कोयला से बिजली पूरा दुनिया बना रही है, जिसमें जो विकासशील देश हैं। अब और जो विकसित देश हैं उनका टेक्नोलॉजी हाई हो गया तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र के पानी के लहरों से भी
बिजली बन रहा है जी, तो उसको ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा जमीन जो गर्म हो जाती है सूर्य के ताप से, जब धरती गर्म हो जाती है, साथ में धरती के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो धरती को हमेशा गर्म रखते हैं, तो धरती के गर्मी से भी बिजली बनाई जा रही है। इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। इसके बाद विंड, मरुस्थलों में और समुद्र के किनारे बहुत तेज हवाएं चलती है, तो वहाँ विंड एनर्जी लगाया जा रहा है। तो उनके पास इनकी टेक्नोलॉजी है। विकसित देशों में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। हम टेक्नोलॉजी भी, उनके पास पैसा भी है। हमारे यहाँ पैसा की भी कमी है और तकनीकी भी की कमी है। उनसे बोलता हूँ कि पैसे दे दीजिए जी, तकनीकी दे दीजिए जी, तो न तकनीकी देने को तैयार हैं, क्योंकि बेचेंगे कैसे? उनको तो बेचना है वो चीज़, तो अब बेचना है भैया, उनको देना नहीं है। तो वहाँ वादा करते हैं कि जो गरीब देश हैं वो कोयला जला के बिजली पैदा ना करें, वो कोयला जलाकर बिजली पैदा ना करें। तो भैया क्यों ना करें? आप तो डेवलप हो गए जी, हमको कह रहे हैं कि हम कहाँ से बिजली लाएंगे, क्या हमारे यहाँ बिजली गुल रहेगी? तो आप लोग सहायता कीजिए। हाँ जी, तो $100 अरब हर साल देंगे, $100 अरब हर साल देंगे, जिसको बोला गया ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसकी स्थापना 2010 में कोपेनहेगन में की गई थी। 2010 में कोपेनहेगन में ग्रीन क्लाइमेट फंड बना। अब बोला कि हर साल $100 अरब देंगे विकासशील देशों को, विकसित देश, लेकिन ₹1 उसमें से आया अभी तक नहीं। ये प्रॉब्लम है, न वो तकनीकी देना चाहते हैं, न वो पैसे देना चाहते हैं, और कहते हैं कोयला जला के बिजली भी पैदा मत करो। माने हम गरीब थे तो हम गरीब रह पैदा करके अमीर हो गए, आज तकनीकी वाले बन गए, पैसा वाले बन गए, तो हमको बोल रहे भैया कोयला जलाना बंद करो। फिर भी भारत ने कहा है कि 2070 तक हमारा देश 0 कार्बन हो जाएगा। भारत इस बार जो हुआ था मीटिंग ग्लासगो में जो मीटिंग हुआ, उसमें भारत ने क्या कहा कि हम 2070 तक हम क्या कर देंगे? 0 कार्बन, माने 0 कार्बन वाला देश बना देंगे। आप लोग मत दीजिए, हम भी प्रयास में लगे हैं अपनी तकनीकी बढ़ाने के लिए, हम भी पैसा कमाने के लिए। जब पैसा तकनीकी हो जाएगा तो धीरे धीरे 2070 तक हम 0 कार्बन कर देंगे, और 2030 तक हम 50% क्या कर देंगे? कार्बन को खत्म कर देंगे। माने कोयला को धीरे धीरे फेज आउट करेंगे। कोयला को क्या करेंगे? फेज आउट। कोयला से जो बिजली बन रहा है ना, अभी सब मान लीजिए 58% है, तो फिर 55 कर देंगे, फिर 50 कर देंगे, 40% कर देंगे, और धीरे धीरे परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, इन सब पर हम आ जाएंगे। मोदी जी जब से आए हैं उनका सौर ऊर्जा पर बहुत ज्यादा फोकस है, पता है ना आपको? मोदी जी 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस आए, फ्रांस अभी हाल में चर्चा में आ गया है। फ्रांस में आग लग गया सारे शहरों में। एक 18 साल या 17 साल के बच्चे को एक पुलिस वाले ने गोली मार दी। ट्रैफिक में वो रोक रहा था, गाड़ी रॉन्ग चला रहा था, नहीं रुका गाड़ी, तो गोलियां मार दिया सीधे। उस लड़के की मौत हो गई। पूरा फ्रांस में आग लगा हुआ है इसी मैटर को लेकर। यहाँ तो कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता है। तो भैया पूरा फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन दोनों देशों का कहना था कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच साल के 8-10 महीने सूरज के प्रकाश सीधा चमकते हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच, अक्षांश के बीच सूरज सीधा चमकते हैं। ऐसे में ये देश चाहें तो सोलर एनर्जी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अतः इन दोनों, ये सभी देश आपस में आए। उनका कहना था कि इन दोनों रेखाओं के बीच टोटल 121 देश हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच कितने देश हैं? 121। अगर ये साथ आ जाएं, एक दूसरे से तकनीकी ट्रांसफर करने लगे, तो कोई भी देश में कोयला नहीं जलाना पड़ेगा, बल्कि सोलर एनर्जी से ही काम चल जाएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शायद अब 109 देश हो गए हैं। एग्जैक्टली मुझे डाटा याद नहीं है। 18 में थे 2 देश, इंडिया और फ्रांस। आज 109 देश शामिल हो गए हैं। इसका मतलब बेहतर प्लान था। आज जितने भी तालाब हैं, झील हैं, झरने हैं, बड़े बड़े ऑफिस के बिल्डिंग्स हैं, वहाँ सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। आप जान रहे गुजरात का मोढेरा गांव पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला गांव बन गया। कोच्चि एयरपोर्ट जो था, कंप्लीट सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। जितने भी अस्पताल थे, सोलर एनर्जी से चलने वाला सारे अस्पताल वाला शहर कौन बन गया? सूरत। तो आज हमारे यहाँ ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? कैसी एनर्जी जिससे बिल्कुल पॉल्यूशन ना फैले। सोलर एनर्जी से कोई पॉल्यूशन होता है क्या? नहीं। लेकिन कोयला जला के बिजली बनाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में निकलता है कोयला के जलने से, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का काम करते हैं, और उसके बाद हमें धरती के तापमान को बढ़ा देते हैं।
तो भैया ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें दिया नहीं जा रहा है। तो भैया तो भाई क्या बताया मैंने कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये सब एनर्जी चैप्टर हम पढ़ा देंगे और पॉल्यूशन चैप्टर भी आपको हम पढ़ाएंगे। प्रदूषण कितने प्रकार का, प्रदूषण के कारण क्या, इसके निवारण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, सब कुछ होगा। तत्काल आपका एक बना दिए बैकग्राउंड, एक क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा एनर्जी जिसके जलने से, जिसके बनने के बाद हमारे पर्यावरण में कोई प्रकार का अवांछित चीजें नहीं है, किसी प्रकार का क्लाइमेट चेंज न हो। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट हुआ फर्स्ट। दूसरा अर्थ समिट हुआ ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए, और तीसरा अर्थ समिट हुआ भैया क्योटो प्रोटोकॉल कैसे लागू किया जाए उसके ऊपर। तो भैया अभी हम पढ़ रहे हैं कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे, ये तीनों सम्मेलन उतार लिए ना, ये तीनों उतार लिए। तो सुनिए मेरी बात, हम लोग पढ़ा रहे थे अभी, पृथ्वी सम्मेलन आ गया इसलिए हम इस पर बात कर लिए। रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता संरक्षण के लिए एजेंडा 21 लिख लीजिए, कई बार क्वेश्चन आया है कि एजेंडा 21 से क्या क्या का संबंध किससे है। रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ उसमें कितने एजेंडों पर बात की गई, 21 एजेंडा, इसीलिए नाम पड़ गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 21 एजेंडों पर बात की गई। क्वेश्चन आ जाए कि रियो डी जेनेरियो का जो अर्थ समिट है, पृथ्वी सम्मेलन, उसमें कितने एजेंडे पर बात की गई। अर्थ समिट है सर, क्लास 3 से 5 के ईवीएस अलग है या, देखो 3 से 5 में ईवीएस में तो कुछ नहीं है, हम उसको चाहे तो एक दिन में पढ़ा के निकाल दे, खत्म कर दें, तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर 3 से 5 में। प्रतुल प्रसाद क्या बोले हैं कि वो तो जहाँ तक पढ़ाना है वहाँ तक तो पूछबे करेंगे, आपकी डिग्री है वहाँ तक भी पूछेंगे, तो कुछ कर देंगे कांड तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अभी कांडे करिए रहे हैं। चलिए एजेंडा 21, हमसे कहा तुम लोग बोलवा देते हो, सुन लेंगे तो भाई। एजेंडा 21 कोई बात नहीं, एजेंडा 21 फिक्स किया गया रियो डी जेनेरियो में, किसके लिए, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए, पर कोई प्रोटोकॉल तैयार नहीं हुआ। लेकिन सुनो, कोलंबिया सन 2000 में जैव विविधता को लेकर एक सम्मेलन हुआ कोलंबिया के कार्टेजेना में। कोलंबिया एक देश है साउथ अमेरिका में, वहाँ एक जगह है कार्टेजेना एक जगह है। सन 2000 में जैव विविधता का पहला प्रयास रियो डी जेनेरियो में, कितने एजेंडा पर बात की गई, 21 एजेंडा। 2000 में कार्टेजेना में, कोलंबिया के कार्टेजेना में एक सम्मेलन हुआ और यहाँ पर पहली बार प्रोटोकॉल तैयार किया गया, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को लागू किया गया 2003 में। लागू कब किया गया, 2003 में। पूछा जाए जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल, कार्टेजेना देखो प्रोटोकॉल का जो नाम पड़ता है ना वो जगह के नाम पर, कोलंबिया में एक जगह है कार्टेजेना। कोलंबिया कहाँ है भैया, दक्षिण अमेरिका में। कोलंबिया कहाँ है भैया, दक्षिण अमेरिका का देश है कोलंबिया के कार्टेजेना में 2000 में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक मीटिंग किया गया और इसी मीटिंग में पहली बार प्रोटोकॉल तैयार किया गया 2000 में। लेकिन उसको लागू कब किया गया, 2003 में। एकदम याद हो रहा है ना। और इसमें क्या बात की गई सुनो, हो गया, लिखवा तो दिए, लिखो सन, अच्छा इसको लिखवा ही तो रहे हैं, अच्छा लाइन से लिखवा दें हैं, अच्छा सेंटेंस में लिखो सन 1992 में, अच्छा लिख लो सेंटेंस में, सन 1992 में जैव विविधता संरक्षण के लिए, सन 1992 में जैव विविधता के संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरियो में, सन 1992 में जैव विविधता के संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता के संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी फर्स्ट सम्मेलन किया गया। सोइए मत, पृथ्वी फर्स्ट सम्मेलन किया गया, पृथ्वी फर्स्ट। इससे बेहतर पर्यावरण आपको नहीं मिलेगा। बस सुन लीजिए ध्यान से, कुछ टेक्निकली भी लिखना चाहिए इंसान को। क्या लिखे, पृथ्वी फर्स्ट सम्मेलन किया गया।
जिसमें 21 एजेंडों पर बात की गई, जिसमें 21 एजेंडों पर बात की गई, लिख लिए, जिसमें 21 एजेंडों पर बात की गई, जिसमें 21 एजेंडों पर बात की गई, 21 एजेंडा 21, लिख लिए। अगला पॉइंट, सन 2000 में क्या, सन 2000 में 97 वाला तो कल ही लिखवा दिए थे जी, 97 वाला फिर लिखवाना पड़ेगा क्या? ये कल लिखवा दिए थे, कल का वीडियो ना देखे? आंदोलन में इसमें कौन कौन को लाठी लगा? शाम के बैच में तो एक लड़का को देख रहे थे, कोई यूट्यूब पे वीडियो डाला था, उसमें शाम वाले बैच से 3 बच्चे हमारे खड़े थे और बोल रहे थे कि हमको लगा है चोट, अभी हाथ सीधा नहीं हो पा रहा है। चलिए, सन 2000 में कोलंबिया के कार्टेजेना में, देखिए, सन 2000 में कोलंबिया के कार्टेजेना में, कोलंबिया के कार्टेजेना में, सन 2000 में कोलंबिया के कार्टेजेना में, कोलंबिया के कार्टेजेना में प्रोटोकॉल तैयार किया गया, प्रोटोकॉल तैयार किया गया, लिख लिए भाई, प्रोटोकॉल तैयार किया गया, लिख लिए, जिसे 2003 में लागू किया गया, जिसे 2003 में लागू किया गया, जिसे 2003 में, देखो भाई आपने कहा कि सर लिखवा दीजिए सेंटेंस में, यही बात तो लिखे थे आप, वहां पर कोड में भी लिख सकते थे, सेंटेंस में तो एग्जाम देना नहीं है आपको, आपको क्या करना, टिक लगाना है, तो अपनी भाषा में छोटा मोटा शॉर्टकट लिख दे। अब सुनो सुनो भैया, जैव विविधता के संरक्षण के लिए मीटिंग को हटाइए, अभी बात करते प्रोटोकॉल की। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 प्रोटोकॉल है, 2 प्रोटोकॉल है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए 2 प्रोटोकॉल है, दोनों में अंतर बताते हैं आपको। पहला प्रोटोकॉल है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, पहला प्रोटोकॉल कब तैयार किया गया विद्यार्थी जी? 2000 में और 2003 में लागू किया गया। और दूसरा प्रोटोकॉल कार्टेजेना कोलंबिया में है, कोलंबिया में। और दूसरा प्रोटोकॉल जिसका है दूसरा, वो है नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। ये सब परीक्षा में आता है डायरेक्ट, और लड़के वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ओजोन के लिए कौन, तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कौन, इस सब में कन्फ्यूजन होता है ना। हाँ, मुझे लगता है कि अब कन्फ्यूजन खत्म। नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल विद्यार्थी जी ये 2010 में साइन हुआ, 2010 में, और 2010 में ही लागू कर दिया गया। 2010 में नगोया, नगोया जापान का एक शहर है, पता है आपको? नगोया जापान का एक शहर है, नगोया जापान में है। नगोया कहाँ का शहर है? जापान का शहर है। अब दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों तो प्रोटोकॉल ही हैं, फिर दोनों जैव विविधता के संरक्षण के लिए है। दोनों में क्या डिफरेंस है? उतार लीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस हम समझाते हैं। देखिए, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, सब लोग लिखना बंद कर दीजिए तभी करेंगे। देखो, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, दोनों बायोडायवर्सिटी के लिए, पर दोनों में अंतर क्या है? अगर वो घुमा के सवाल पूछ लिया, जो दोनों में अंतर है वहां से सवाल पूछ लिया, तब तो फंस जाएंगे। अगर दे दिया जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। ऑप्शन ई है, तो दोनों में से दोनों हो सकता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर समझिएगा भैया, जीन का संरक्षण किया जाता है, जीन का संरक्षण किया जाता है बायोडायवर्सिटी के अंदर। तो जीन में कभी कभी हम लोग रिसर्च करते हैं और नए नए जीनों की उत्पत्ति होती रहती है। 2 जीन मिला करके नए जीन का विकास, रिसर्च चलता रहता है, जिसमें हम नए नए जीन विकसित करते रहते हैं अपने अपने देश में। तो कभी कभी क्या होता है कि इन जीवों का, इन जेनेटिकल इंजीनियरिंग का व्यापार होता है, एक देश से दूसरे देश में इनका ट्रांसफर होता है। तो कोशिश करना है कि इनके ट्रांसफर से, सुनिए, जैव विविधता में जो इनके जीन हैं, इनके ट्रांसफर के बाद वहाँ के जीव जंतु का, जैसे मान लीजिए कि कहीं दूसरे जगह का जीव भारत में आ गया, तो उसका प्रभाव आम इंसान पर क्या पड़ रहा है, उसका प्रभाव वहाँ के जीव जंतु पर क्या पड़ रहा है। तो इसका गलत प्रभाव न पड़े, गलत तरीके से इनका व्यापार न हो,
किसी ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीन का, ऐसे गुणसूत्र का गलत तरीके से व्यापार न हो, जीव जंतुओं का इस तरीके से व्यापार न हो जिससे जहाँ व्यापार हो रहा है वहाँ के मानव, वहाँ के इंसान, वहाँ के जीव जंतुओं पर इसका गलत असर पड़े। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? यानी कि अवैध व्यापार जिसके थ्रू हम किसी दूसरे देश के जीव जंतु और इंसानों को प्रभावित कर दे गलत तरीके से, उस पर रोक लगाना, ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल का पार्ट है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या है भैया? कि अगर किसी प्रकार के जीव जंतुओं के व्यापार से, पेड़ पौधों के व्यापार से यदि वहाँ के इंसानों पर और वहाँ के जीव जंतुओं पर गलत प्रभाव पड़ता है तो उस पर ऐसा व्यापार को रोका जाए, इस तरीके का ट्रेड न हो। समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? इस पर रोक लगाने के लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात की गई, ताकि कोई दूसरे देश के, अपने देश की जैव विविधता को दूसरे देश में पहुंचाकर, ऐसा होता है कभी कभी ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे कोई जीव जंतु होते हैं जिसके प्रवेश के बाद पूरा इकोसिस्टम खतरे में आ जाता है। आपने सुना होगा कि भैया एक पेड़ ऐसा है जिसके प्रवेश के बाद पूरा इकोसिस्टम क्या पड़ गया? खतरे में आ गया। जैसे आप यूकेलिप्टस का हम बात करते हैं, यूकेलिप्टस का, यूकेलिप्टस में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। यूकेलिप्टस आसपास के पानी, वाटर लेवल को खत्म कर देता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जीव जंतु के व्यापार जिसके बाद वहाँ के जहाँ व्यापार हुआ है वहाँ के जीव जंतु इंसानों पर गलत प्रभाव पड़े, ऐसे व्यापार पर रोक लगाना है। किसका उद्देश्य? कार्टेजेना प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। और नगोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य है कि व्यापार से जो लाभ होगा वो लाभ का सभी में बराबर बराबर वितरण हो। लाभों का वितरण, कोई ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा पैसे कमाए कोई कम पैसे कमाए, तो लाभों के वितरण समान हो। जैव विविधता के व्यापार के बाद जो फायदे हों, जो लाभ हो, उसका वितरण सभी देशों में जो इस प्रोटोकॉल के अंदर शामिल हैं, बराबर बराबर लाभों का वितरण हो, उसके लिए नगोया प्रोटोकॉल। तो भैया अनुचित व्यापार पर जैव विविधता के अनुचित व्यापार पर प्रतिबंध के लिए, अनुचित व्यापार पर प्रतिबंध के लिए कौन सा भैया? कार्टेजेना प्रोटोकॉल। और नगोया प्रोटोकॉल लाभों का समान वितरण, लाभों का समान वितरण, समान, मुझे लगता है भूलिएगा नहीं अब आप लोग, लाभों का समान वितरण भूलिएगा नहीं ना? तो इसको लिखवा देते हैं भाई जी के शब्दों में। इसको भी उतार लीजिए, लिख भी लीजिए। गुरु बोलो, कुछ बोलना चाहते हैं आप? बोलिए बोलिए। रिजल्ट तो बिहारी का ही होगा। हम लोग जो है ना, हम लोग पानी बढ़ा दिए हैं गंडक में, हम लोग पानी बढ़ा दिए घाघरा में, हम लोग पानी बढ़ा दिए करमनासा में। यूपी से इधर आने नहीं देंगे। करमनासा का पानी उफान पे है, आओगे तो डुबा देंगे, है ना? गंडक में आओगे तो डुबा देंगे, घाघरा में पार करोगे तो डुबा देंगे। ये तीनों नदी क्या करती है? यूपी बिहार की सीमा बनाती है। इसी बहाने आपको जीके मिल गया। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाने वाली कितनी नदियां? 3 नदियां। कौन कौन? कौन कौन? कर्मनासा। पानी क्या हो गया है? बढ़ गया है। इधर झारखंडी को भी आने नहीं देंगे। हालांकि झारखंडी के आने से फर्क नहीं पड़ता। झारखंड में वैकेंसी आता है तो 90% तो बिहारी भर जाता है उसमें। झारखंडी का उतना ज़्यादा हिम्मत नहीं कि हम लोग में एंट्री मार देगा, इसलिए उसको आने दीजिए, अपना भाई ये है। कोई है? कोई यूपी वाला भी है क्या कोई? चलिए, अच्छा, ये लोग हड़ताल करेगा, हम लोग जॉब करेंगे, मतलब आप लोग नारा लगाइए, हम तो पढ़ेंगे नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आएंगे तो यही ना आएंगे, आने तो दीजिए। ऐसा नहीं करना है, ये नीति बदलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। हमको लग रहा है ये लोग जानते हो क्या करेंगे? हमको लग रहा है ये लोग करेंगे 9, 10, 11, 12 में सबको अलाउ करेंगे, और 1 से 5 तक में क्या कर देंगे कि लोग हटा देंगे नियम कि सभी स्टेट का। तो 9, 10 में तो देता ही है। चलिए लिखिए,
लिखिए भाई लिखिए, जय, अरे लिख लो, जैव विविधता के संरक्षण, बाद में हम सरकार थोड़े ना है। देखिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए, देखो जैव विविधता से के संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 प्रोटोकॉल तैयार किए गए। जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 प्रोटोकॉल तैयार किए गए, 2 प्रोटोकॉल तैयार किए गए, 2 प्रोटोकॉल तैयार किए गए। देखिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, अब ब्रैकेट में कर देना 2000-2003। कार्टेजेना प्रोटोकॉल भाई वही चीज़ है, अरे कुछ बच्चे तुम नहीं जानते हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो, देखिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000-2003 और नगोया प्रोटोकॉल 2010 और नगोया प्रोटोकॉल 2010 लिख लिए। कार्टेजेना प्रोटोकॉल में कई बच्चे हैं जो कहते हैं लिखवाइए, नहीं तो हम कर दे। नीचे एक बच्चा कंप्लेन मेरा कर दिया था, ये कचर कचर खाली बोलते हैं, लिखवाते हैं नहीं। हम बोले भैया कि अब उसमें जानते हो भाई 100 बच्चे में 4 बच्चा था जो ये बात बोला था। तो हम बोले भैया कि कौन हो तुम लोग, तो बोला कि सर हम लोग भूसा घर से डायरेक्ट आए हैं और आप धीरे धीरे न लिखवाइएगा तो हम लोग तो मरिए जाएंगे। 15,000 रुपया दिए, 16,000 आपको लिखवाना तो पड़ेगा, हम 4 हो चाहे 2 हो। अंतिम, और ऊपरे तो डिजिटल बोर्ड है, पीछे तक दिखाई देता है, नीचे वही व्हाइट बोर्ड है, अब पीछे वाला बच्चा को बिल्कुल सही में नजर नहीं आता। समझिए क्या स्थिति है। चलिए लिखिए, क्या लिखे। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता के अनुचित व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता के अनुचित व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। जैव विविधता के अनुचित व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है तथा नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता के अनुचित व्यापार प्रतिबंध लगाता है तथा नगोया प्रोटोकॉल लाभों के समान वितरण पर बात करता है। चलिए तो कितने प्रोटोकॉल हो गए जी? मॉन्ट्रियल, किगाली, क्वेटो, नगोया, कार्टेजेना, सब याद हो गया। अब लिखो एक प्रोटोकॉल और हमें याद आ रहा है जो परीक्षा में आ सकता है, ये लिखिए। लिखो भैया, प्राकृतिक आपदा। लिखो अगला पॉइंट, प्राकृतिक आपदा खासकर भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए, प्राकृतिक आपदा खासकर भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 2015 में जापान के सेंडाई फेमस जगह है जापान का, जापान के सेंडाई में सेंडाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया। जापान के सेंडाई में सेंडाई फ्रेमवर्क, जापान के क्या फ्रेमवर्क मतलब कि कैसे भूकंप आ गया तो किस तरीके से उस पर नियंत्रित करना है, उसका एक खाका तैयार किया गया। जापान के सेंडाई में सेंडाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया। क्वेश्चन आएगा कि सेंडाई फ्रेमवर्क किस पर नियंत्रण के लिए, किसके प्रभाव पर नियंत्रित करने के लिए? भूकंप। सेंडाई कहाँ है जी? जापान में। तो सेंडाई फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, कि किसके लिए भाई? तो भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए। 2015 साल याद रखिए,
हो गया भैया। अच्छा, भारत में सुनो, भारत में नेचुरल डिजास्टर पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया एनडीएमए। कब बनाया गया? 2005 में। क्या बनाया गया? ये भी लिख दीजिए। भारत में ये सब जो आपका फैक्टर है लिखो। 2005 में लिखो, भारत में प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने के लिए, भारत में प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने के लिए, भारत में प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। क्वेश्चन कई बार आया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। नेशनल, अंग्रेजी में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। पूछा जाए कि इंडिया में, पूरे दुनिया में आपदा को रोकने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क? सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क कब आया? 2015 में। सेंडाई कहाँ है? नगोया कहाँ है? जापान में। क्वेटो कहाँ है? कार्टेजेना कहाँ है? कोलंबिया में। चलिए, ये सब बात अभी तो बताए हैं। तो नेशनल भाई 2000 सुनो, मेरी बात सुनो। 2004 में सुनामी आया था। भारत में सुनामी कब आया? 2004 में। उसी सुनामी को देखते हुए 2005 में भारत, बात मत कीजिए, हाँ जी, 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आया। इसकी स्थापना 2005 में की गई। इसका प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं प्रमुख? प्रधानमंत्री। एसडीएमए का मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी इसी के साथ बना और इसके प्रमुख होते हैं सीएम। और डीडीएमए, इसके प्रमुख होते हैं डीएम। तो भाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जैसा ही स्टेट लेवल पे बनाया गया स्टेट डिजास्टर, बात नहीं करिए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको, इसके प्रमुख कौन होते हैं? सीएम। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनाया गया डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर। भाई उसी में खाली सेम चीज रहेगा, लग जाएगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। भाई बात ना करिए। केंद्रीय या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। और जिला लेवल पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड होता है वो होता है जिला अधिकारी यानी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नहीं समझे बात? 3 लेवल पे हमारे देश में आपदा के प्रबंधन के लिए 3 अथॉरिटी है। 3 लेवल पे। पहला लेवल है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। दूसरा होता है एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। और जो जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? डीएम। तो ये आपदा प्रबंधन के लिए पूरे दुनिया में कौन सा फ्रेमवर्क? सेंडाई फ्रेमवर्क। कब लागू हुआ? 2015 में। भारत में सुनामी को देखते हुए, 2004 के सुनामी को देखते हुए पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब बनाया गया? 2005 में। 3 लेवल पे बनाया गया, केंद्र, राज्य और जिला लेवल। केंद्र लेवल वाले के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, राज्य लेवल वाले के प्रमुख होते हैं डीएम सीएम साहब, और जिला लेवल पे होते हैं डीएम साहब। तो ये तीनों आप लोग को याद रखना है डिजास्टर को लेकर के, इसको समझना है। इसमें कहा गया कि 3 लेवल पे प्रयास होना चाहिए। बोला कि डिजास्टर में 3 लेवल पे प्रयास होना चाहिए। डिजास्टर आने से पहले ही आप तैयारी कर लीजिए। आप जानते हैं कि उसी में बाढ़ आना है, हर साल उस इलाके में, उत्तर बिहार में बाढ़ आना है, तो आप उसकी तैयारी पहले से रखिए। दूसरा, जब आपको क्या करना है और जब खत्म हो जाए तब क्या करना है। डिजास्टर से पहले इसमें 3 प्रकार की तैयारी की बात होती है। डिजास्टर से पहले आप तैयारी करिए जितना कर सकते हैं, ताकि डिजास्टर का कम से कम प्रभाव हो। पता है कि यहाँ पर पूरे इलाके में बाढ़ का पानी फैलेगा,
तो लोगों को पहले ही वहाँ से निकाल लेंगे, वहाँ के लोगों को निकाल लेंगे, उनके सामानों को निकाल लेंगे, जिससे धन और जन दोनों की क्षति सबसे कम होगी। जानवरों को वहाँ से हटा लेंगे, वहाँ से बिजली काट देंगे ताकि कोई अगर व्यक्ति बचा भी है तो उसको बिजली करंट ना लगे। इस तरीके से पहले तैयारी कर लिए। नाली साफ करवा दिए, जितनी भी नालियाँ थी जिससे होकर पानी नदियों तक जाता था उन नालियों को पूरा क्लीन करवा दिए। पटना में जो बाढ़ आया 3 साल पहले, पूरा पटना डूब गया। उसके पीछे कारण क्या था कि नाली के जो सफाई किया गया ना, उसमें ऊपर से पॉलीथीन हटा लिए, गाद नहीं हटाए, और उसमें फोटो खिंचवा करके भेज दिया और सारे टेंडर वाले ठेकेदार पैसा कमा लिए नगर निगम से। अब बाढ़ आ गया तो जितने लोग थे अपर अधिकारी तक सब नप गए, उसमें सभी को सस्पेंड किया गया, कार्रवाई की गई, जुर्माना किया गया। अब जो है क्या हो रहा है, नाली की गहराई तक सफाई, 7 फीट 8 फीट अंदर जितना दिखाई दे रहा नाली का ऊपर का हिस्सा, उसके अंदर 7 फीट तक मिट्टी हटाना होता है ताकि अधिक से अधिक पानी को वो नाली खींच सके। तो ये हर साल होना चाहिए। तो डिजास्टर से पहले की तैयारी, फिर डिजास्टर आ गया तब क्या करना उसकी तैयारी आप पहले ही सोच लीजिए। और डिजास्टर खत्म हो जाए तो कई जगहों पर गंदगी फैल जाता है। डिजास्टर के बाद कई लोग, जैसे बाढ़ के बाद कई चीज़ें सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं, ऐसे में बीमारी फैलने का संभावना रहता है। तो पहले से को उठवा के ले जाना, दूसरे जगह पर डंप करवाना, ये सब तैयारी होती है इसके अंतर्गत, ताकि जो हमारा प्राकृतिक आपदा को तो आप रोक नहीं सकते, प्राकृतिक आपदा तो आनी है। भूकंप आप रोक देंगे क्या? ज्वालामुखी रोक देंगे क्या? प्राकृतिक आपदा आती है, आएगी, लेकिन उससे आप तैयारी करके उसके प्रभाव को बहुत कम स्तर तक ले आ सकते हैं। यही इसका उद्देश्य है तीनों का। सेंडाई फ्रेमवर्क में भी करीब यही बातें की गई थी जापान में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये तो बात हो गया आपका थोड़ा सा डिजास्टर पर, तो जितनी भी काम इधर होना था हो गया। अब एक टॉपिक लिखिए, आर्द्रता। चलिए थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर छुट्टी दे दूंगा। एक नया टॉपिक है, ये हमारा प्रोटोकॉल वाला काम हो गया। ये जो प्रोटोकॉल का काम था ना हम लोगों का हो गया। बस कल जो है ना आप लोग को लेटेस्ट लेटेस्ट जो क्लाइमेट समिट हुआ है, आपको पता है ना, लेटेस्ट मिस्र में हाल ही में सबसे लेटेस्ट क्लाइमेट समिट कहाँ हुआ है? इजिप्ट में हुआ है, मिस्र में। उसमें क्या क्या फैसले लिए गए ये आपको हम बता देंगे। और इससे पहले हुआ था ग्लासगो में, वहाँ पर क्या क्या निर्णय लिया गया, यानी COP26। सुनो, कल के क्लास में हम पहले ही बता देते हैं, आप पढ़ भी लीजिएगा इंटरनेट से। COP26 और COP27 में भारत सरकार का क्या स्टैंड था और पूरे दुनिया का क्या स्टैंड था, जो करंट अफेयर में EVS के अंदर करंट डाल देगा वो। तो इस COP26 का COP27 में जितनी बातें हैं वो सब आपको करवा देंगे और एक आपको उसका PDF भेजवा देंगे। तो चलिए भैया, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। देखो विद्यार्थी, ह्यूमिडिटी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर EVS का, आर्द्रता, जिसके कारण वर्षा होती है। हमारे देश में या दुनिया में वर्षा का सबसे बड़ा आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है हवा में नमी की मात्रा। हवा में नमी की मात्रा, नमी का मतलब पानी, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। नमी की मात्रा, हवा में जब नमी की मात्रा हो, और हवा में पानी किस रूप में होता है, तो पानी का गैस रूप होता है। और पानी के जो गैस रूप है उसी को हम लोग बोलते हैं जलवाष्प। उसी को क्या बोलते हैं विद्यार्थी? जलवाष्प। तो हवा में जो नमी की मात्रा होती है, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, किसी को भी समझ में आ जाए। हवा में जो नमी की मात्रा, अब नमी न समझ में रहे तो पानी की मात्रा, हवा में जो नमी, पानी, जल की जो मात्रा होती है उसी को आर्द्रता कहते हैं। और हवा में कभी भी जल तभी रह पाएगा जब वो गैस फॉर्म में आ जाए। और हवा का जो गैस फॉर्म होता, पानी का जो गैस फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। उसी को बोलते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर के रूप में ही रहता है। और आपको बता दें कि जब तापमान अधिक होता है तो वाटर बदल जाता है किसमें? वेपर में। वाटर किसमें बदल जाता है? वेपर में। जल बदल जाता है जलवाष्प में। लेकिन जब तापमान कम होता है, जब तापमान कम होती है तो जो वाष्प है वो दोबारा जल में परिवर्तित हो जाता है। जल में परिवर्तित हो जाता है। अब विद्यार्थी, जब जल वाष्प में परिवर्तित हो तो उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। उसी को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। और जब वाष्प जल में परिवर्तित हो तो उसको बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गुरु? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। लेकिन सुनिए, अभी लिखिएगा मत। पूछा जाए तापमान अधिक हो तो कौन किस में बदलेगा? जल वाष्प में बदल जाएगा, वाटर वेपर में बदल जाएगा। और जब तापमान कम हो जाएगा तो जो वाटर वेपर है
वो फिर से वाटर में बदल जाएगा, यानी रिवर्सिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिवर्सिबल प्रक्रिया है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया। उत्क्रमणीय प्रक्रिया हम उसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रक्रिया, जिसमें आप बदल जाएं फिर से दोबारा अपने रूप में वापस आ जाएं। रबड़ को खींच देते हैं फिर छोड़ते हैं तो फिर अपने रूप में आ जाता है, ये रिवर्सिबल प्रक्रिया है। केमिकल फॉर्म में भी रिवर्सिबल होता है और फिजिकल में भी रिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन सुने होंगे, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, चाहे तो उससे वो बना दे, फिर उससे आप माने जो पुराने दो चीज़ों को मिलाकर नई चीज़ बना लें और फिर नई चीज़ों को हटाकर पुरानी चीज़ में बदल दे। सोना बना है भैया, चलिए तो भैया तापमान अधिक हो जाए तो जल क्या बदल जाता है, वाष्प में। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? और जब यही सब तो 1 2 3 और 4 5 में दिया हुआ है, और जब वाष्प बदल जाए जल में तो उसको बोलते हैं हम लोग संघनन या कंडेंसेशन। ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताएं, जब तालाब से नदी से पानी भाप बन के उड़े तब उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। लेकिन जब पेड़ पौधा, आप जानते हैं कि पेड़ के पत्तों में भी क्या होता है गुरु, पानी होता है। पेड़ के पत्तों में भी क्या होता है, पानी। तो बात पता है आपको, जब पेड़ के ऊपर भी धूप पड़ता है ना तो पेड़ के पत्तों से पानी उड़ता है भाप बन के। भाई जब पेड़ के पत्तों से पानी, पेड़ के पत्ता में जो पानी छुपा है उस पर भी धूप पड़े तो भाप बन के पानी निकलता है। जब पेड़ के पत्तों से पानी निकले तो विद्यार्थी जी वो भी वाष्पीकरण है, वो भी वाष्प बन के निकल रही है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन यानी अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन। विद्यार्थी जी देखो, पानी ये दोनों में उड़ रहा है भाई, पानी ही दोनों में ऊपर उड़ रहा है। नदी से, तालाब से, झील से, झरना से डायरेक्ट पानी वाष्प में बदले तो उसको वाष्पीकरण कहेंगे, इवोपरेशन कहेंगे। लेकिन यदि पेड़ के पत्तों से पानी उड़े तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। जब पेड़ के पत्तों से पानी तो ऐसी भापे बन के निकल रहा है, लेकिन पत्ता से निकले तो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। वही अगर तालाब, झील, झरना, नदी से पानी उड़े तो वाष्पीकरण। तापमान अधिक होने पर ही होता है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, दोनों तापमान ज्यादा होने से। वही तापमान कम हो जाए तो सारा जो भाप है, सारा जो वाष्प है, वाष्प को हम लोग बोलचाल में भाप भी कहते हैं। नहीं कहते हैं? बिहार में क्या बोलते हैं अपने यहाँ, भाप है ना। बड़ी भाप निकल रहा है, अभी गर्म में रहने तो थोड़ा देर बाद पानी पियेंगे, नहीं तो या फिर सर्दी खांसी होता तो क्या लेते हैं, भाप। दवाई डाल करके ज़्यादा सर्दी ठीक है ना हो रहा है तो गमछी ओढ़ करके पूरा नाक में एकदम भाप खींचते हैं, नहीं या कुछ चद्दर उधर कुछ डाल करके, है ना। तो भैया जो भी हो, भाप से जल्दी सर्दी खांसी ठीक हो जाता है। तो संघनन समझ में आ गया। तो जब वाष्पीकरण होने के बाद पानी बदल जाए, वाष्प में हवा के साथ मिल जाए तो उसी को हम बोलते हैं आर्द्रता। अब विद्यार्थी जी, आर्द्रता 4 प्रकार का होता है। आर्द्रता कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला होता है आर्द्रता सामर्थ्य, कल समझाएंगे इसको। पहले लिख लीजिए आज, आर्द्रता सामर्थ्य। दूसरा होता है सापेक्ष आर्द्रता, सुना होगा आपने, सापेक्ष आर्द्रता। और तीसरा होता है निरपेक्ष आर्द्रता, अंग्रेजी भी लिख देंगे, निरपेक्ष आर्द्रता। और अंतिम होता है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता ये सब बरसात के लिए कंडीशन है। इसी चैप्टर में बताएंगे कोहरा क्या होता है, ओस क्या होता है। आपने सुना होगा ना ओस, अरे धरती पर जब पानी जमा हो जाए तो उसको ओस कहते हैं। और ऊपर से गिरने लगे, पानी लटका रहे, भाई हवा में जब पानी लटका रहे तो उसको कोहरा कहते हैं। उसको कोहरा, और ज़्यादा घना हो गया तो कुहासा। भाई जब ऊपर से पानी हवा में लटका रहे तो उसको बोलते हैं कोहरा, और ज़्यादा घना हो जाए तो कुहासा, और जमीन पे जमा हो जाए जो पानी उसको बोलते हैं ओस, है ना। जो पैर से खाली पैर चलते हैं तो पैर में पानी लग जाता है, ऐसा तो कभी भी जाइए सुबह में तो वहाँ पर मिलेगा आपको कोहरा, पूरे साल मिलेगा। लेकिन जाड़े के दिनों में थोड़ा कोहरा का जो टेम्परेचर होता है बड़ी कम होता है, तो कुछ दूर चलिएगा तो ऐसा लगेगा अंगूठा कट के गिरने लगा, अंदर से दर्द होने लगा। अगर खाली पैर अगर आप 500 मीटर भी कोहरा वाला घास पर चल दिए दिसंबर या जनवरी महीना में, तो ये मान के चलिए कि 500 मीटर बड़ी दूर हो गया, 100 मीटर में लगेगा कि अंगूठा कट के अब गिर जाएगा, ऐसी स्थिति होने लगती है। विशिष्ट आर्द्रता चौथा है भैया, विशिष्ट आर्द्रता। पढ़ने में मन लग रहा है क्या? आर्द्रता भाई, आर्द्रता 4 प्रकार का। पहला है आर्द्रता सामर्थ्य, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। सापेक्ष आर्द्रता
यानी होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता यानी होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और विशिष्ट आर्द्रता मतलब होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। भाई आर्द्रता समर्थ मतलब होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। सापेक्ष आर्द्रता मतलब होता है बात मत करिए, बात मत करो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और उसके बाद होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। भाई ये चारों प्रकार की आर्द्रता क्या है? आर्द्रता समझ में आ गया आप लोगों को? हवा में जो नमी की मात्रा होगी, जलवाष्प की जो मात्रा होगी, उसी को आर्द्रता कहेंगे। आर्द्रता के चार प्रकार: आर्द्रता सामर्थ्य, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, सापेक्ष आर्द्रता का अंग्रेजी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता का एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और विशिष्ट आर्द्रता का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये क्या है? इनके कारण कैसे वर्षा होती है? वर्षा पहाड़ के एक तरफ होती है, दूसरे तरफ नहीं होती, तो क्यों होती है ऐसा? कंप्लीट कैसे वर्षा बनता है, कैसे ओस बनता है, कैसे कोहरा बनता है, क्या होता है पाला पड़ना, ये सब हम कल बताएंगे। और कल ही बताएंगे आपको क्या, ये तो बताएंगे ही, साथ में कल आपको अगर ये चैप्टर हो जाएगा तो मॉनसून की चैप्टर थोड़ा सा समझाएंगे। ठीक है? कैसा लगा आज का क्लास? नहीं